नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले राष्ट्र नाम अपना संबोधन खत्म किया है और यह संबोधन संसद के भीतर 131वां संविधान संशोधन बिल जो गिरा उसको लेकर के था। उन्होंने देश की महिलाओं को यह कहा कि दरअसल महिलाओं को सत्ता में एक तिहाई हिस्सेदारी देने के लिए सरकार ने जो कोशिश की उस पर विपक्ष ने पानी फेर दिया। जितने भी विपक्षी दल हैं, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके, उन सबको उन्होंने कटघरे में खड़ा किया और यह भी कहा कि दरअसल हम संख्या बल में हारे हैं, लेकिन हम अपने हौसले से अजेय हैं। हम फिर प्रयास करेंगे और महिलाओं का जो हक है, उनकी जो हिस्सेदारी है, वो हम दे करके रहेंगे। यह हुई प्रधानमंत्री की बात, जो उन्होंने अपने संबोधन में कही। लेकिन बहुत चर्चा इस बात की है और दोनों तरफ से, जो सरकार का पक्ष है और जो विपक्ष है, यानी कि विपक्ष की जो पैरवी लोग कर रहे हैं और सरकार के समर्थन में जो लोग हैं, उनकी अपनी-अपनी दलीलें हैं। लेकिन असलियत क्या है? अगर हम संविधान जो हमारा है, संविधान के प्रावधान हैं, उनके आधार पर चलें और सरकार ने जो कुछ भी सदन के भीतर कहा है, उनको मान कर चलें, तो झूठ और सच इन दोनों का हम फ़र्क समझ सकते हैं, नीड़-शीर कर सकते हैं और आज हम यही करेंगे और करने से पहले 2 बातें मैं कहना चाहता हूँ। सरकार अपनी जगह पर 100% सही है और विपक्ष ने जो कुछ भी किया है, वितंडा है, फ़रेब है और उसका जो पुराना तिकड़म है, उसी की पुनरावृत्ति है और कुछ नहीं है। अब बारी-बारी से मैं आपको संविधान के प्रावधानों और जो कुछ भी देश में होता रहा है, उसको आंकड़ों के आधार पर समझाता बताता चलता हूँ, फैसला आपका होगा कि आप इसको कैसे देखते हैं। यह लाइव शो करने का कारण ये है कि जो बातें आपके ज़हन में आनी चाहिए, उनको सिर्फ़ कहे के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि उनका जो आधार हो, वो तथ्यगत हो। संविधान में जो प्रावधान हैं, उनके अनुसार हो। यह जो आपके सामने ग्राफ़िक्स है, ये ग्राफ़िक्स बता रहा है कि सरकार क्या चाहती थी। सरकार ये कह रही थी कि 2029 तक महिलाओं के आरक्षण को हम लागू कर देते हैं। यानी कि जो कानून 2023 में हमने पास किया, महिला शक्ति वंदन अधिनियम, वो कानून 2023 में पास हुआ, ये कहते हुए कि आने वाले समय में देश में जनसंख्या गणना करवाई जनगणना करवाई जाएगी। उस जनगणना के आधार पर डिलिमिटेशन का काम किया जाएगा, यानी कि कमीशन बनेगा, कमीशन अपना काम करेगा। लेकिन सरकार ये चाहती है कि अगर हम पुराने आधार पर गए, तो 2034 के लोकसभा चुनाव तक महिलाओं को उनका हिस्सा मिलेगा। बेहतर ये है कि हम महिलाओं को उनका हक, सत्ता के भीतर उनकी हिस्सेदारी जितनी जल्दी हो तय कर दें, दे दें। कानून बन गया, लेकिन लागू करने के लिए संवैधानिक प्रावधानों में बदलाव की आवश्यकता है। इसलिए कानून बनाते समय जो 2 बातें थी कि इसके बाद, यानी कि 2023 के बाद देश में जो भी सेंसस होगा, उस सेंसस के आधार पर हम कमीशन बनाएँगे डिलिमिटेशन के लिए। यानी कि अलग-अलग राज्यों में जनसंख्या के आधार पर सीटों का विभाजन होगा, राज्यों के बीच में उनका बँटवारा होगा। सीमाएँ तय की जाएँगी विधानसभाओं की, लोकसभाओं की। सरकार ने कहा चूँकि हम जल्दी करना चाहते हैं, तो संविधान के भीतर जो पहले से प्रावधान रहा है, वह प्रावधान कहता है कि जो भी लेटेस्ट सेंसस है, उसके आधार पर कमीशन बैठना चाहिए डिलिमिटेशन का। तो हम एक काम करते हैं, हम बदलाव कर लेते हैं। बदलाव में 2011 की जो जनसंख्या है, जनगणना है, उसके आधार पर हम कमीशन बनाते हैं डिलिमिटेशन का और फिर महिलाओं को जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स होगी 850 अधिक से अधिक, उस 850 में 815 सीटें राज्यों की होंगी और केंद्र शासित प्रदेश, उनके यहाँ से 35 सीटें होंगी। इन 850 सीटों में 1 तिहाई हिस्सेदारी महिलाओं की हो जाएगी। तो यह जो 2-3 संशोधन हैं, अगर हम कर देते हैं,
तो यह बात हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि 2029 के लोकसभा चुनावों तक महिलाओं को 1/3 हिस्सेदारी मिल जाएगी। सरकार ने यही कहा। ये 3 बातें आपने देखी। यानी कि सरकार ने जो प्रोविज़न कानून में था, महिला आरक्षण कानून में 2 बातें, उन 2 बातों में से एक बात को कि जनगणना काम चल रहा है, लेकिन हम जो हमारे पास अवेलेबल लेटेस्ट सेंसस है 2011 का, उसके आधार पर हम डिलिमिटेशन कमीशन बना करके और फिर महिलाओं को उनका हिस्सा देते हैं। विपक्ष विपक्ष क्या चाहता है? अब आप देखिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्या हुआ है देश में? 1976 में संविधान में संशोधन हुआ, संविधान संशोधन, और उसमें एक आर्टिकल है 81 81। इस 81 में ये तय हुआ कि डिलिमिटेशन जब भी अब होगा आगे, उसका आधार 1971 की जनगणना होगी। जनगणना 1971 की है, यही हमारा बेसिस है। इसके आधार पर डिलिमिटेशन या सीटों की संख्या जब बढ़ेगी करेंगे, वैसे डिलिमिटेशन पर रोक लगा दी जाए और 25 साल की रोक लगाएगी। कारण क्या था? कारण यह था कि देश की आबादी ना बढ़े, इसलिए राज्यों के बीच में सीटों को आबादी के आधार पर बढ़ाने की होड़ पैदा होने से रोका जाना चाहिए। अगर किसी भी राज्य को लगता है कि उसकी सीटों की संख्या डिलिमिटेशन के दौरान उसकी आबादी के आधार पर ही तय होगी, तो वो आबादी बढ़ाएगा, उसको वो प्रोत्साहित करेगा। देश में सेंस आबादी पर लगाम लगाने की जो आवश्यकता है, वो डिफीट होगी। देश को नुकसान होगा, देश की तरक्की, उसकी बेहतरी, लोगों का के लिए बेहतर योजनाओं के ज़रिए उनके जीवन में बदलाव, यह सब जो आज की तारीख में आवश्यक है, वो हाशिए पर चले जाएँगे। 25 साल की रोक लगी तो फिर 2001 में वाजपेयी की सरकार ने उस रोक को 2026 तक के लिए बढ़ा दिया कि हम कोई डिलिमिटेशन कमीशन नहीं बनाएंगे। जो 543 सीटों की संख्या है, संविधान में अधिक से अधिक 550 सीटों का प्रावधान है। इसीलिए 1987 में एक सीट बढ़ी थी दमन दीव की, जब गोवा से अलग उसको केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर माना गया। तो 543 सीटें ही बनी रहीं 1976 से लेकर के 2026 तक। लेकिन 2 बातें हैं। अब 2001 में जो 2026 तक की सीमा बढ़ी, तो 2026 में अब मोदी सरकार ने कहा कि हमें डिलिमिटेशन कमीशन बिठाना चाहिए और देश में लोकसभा और विधानसभा की जो सीटें हैं, वो जनसंख्या के अनुपात में उनका बँटवारा होना चाहिए। इसलिए हमको जनगणना भी करवानी है। संविधान क्या कहता रहा है कि जो भी लेटेस्ट सेंसस है, उसके आधार पर डिलिमिटेशन कमीशन बैठेगा और वो सीटों का निर्धारण और उनका बँटवारा राज्यों के बीच में करेगा। ठीक। अब इसमें फच्चर कहाँ आया? विपक्ष ने कहा कि दरअसल यह पूरा का पूरा जो प्रयास है सरकार ने 3 बातें जोड़ी कि महिला आरक्षण विधेयक, महिलाओं को 33% आरक्षण, और यह डिलिमिटेशन कमीशन, इस कमीशन को जो लेटेस्ट अपने पास सेंसस है 2011 का, उसके आधार पर सीटों का निर्धारण और राज्यों के बीच में बँटवारा करने का अधिकार दिया जाए। और तीसरा कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, जहाँ विधानसभाएँ हैं, उनमें भी यह दोनों बातें लागू हों, इसलिए उनमें भी प्रावधान में बदलाव की ज़रूरत है। ठीक है। सरकार ने सिर्फ़ एक ही बात तो कही कि जल्दी करना है, सेंसस बाद में हो जाए। हमारे पास जो लेटेस्ट अवेलेबल सेंसस है वो 2011 का है और उसके आधार पर भी बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है, 2011 के आधार पर कर लेते हैं। विपक्ष ने कहा कि सरकार तो दरअसल अपने मुताबिक वो निर्धारण करवाना चाहती है विधानसभा सीटों का, लोकसभा का, और वो जीतना चाहती है 2029। उत्तर भारत में सीटों की संख्या बढ़ जाएगी क्योंकि आबादी यहाँ है। वो जो 81 अनुच्छेद है, उसमें कई प्रोविजंस हैं और उसी में बदलाव किया गया था कि 25 साल तक के लिए हम रोकते हैं और फिर बदलाव किया गया कि हम 2026 तक के लिए रोकते हैं। लेकिन उसमें एक प्रोविजन है, वो कहता है कि वन सिटीज़न, वन वोट, वन वैल्यू, यानी कि एक नागरिक, एक वोट, एक वैल्यू।
तो जितने भी लोग हैं, अगर 10-10 लाख, 12-12 लाख लोगों पर एक सीट हम तय करते हैं, तो उसके आधार पर सीटों का बंटवारा होगा। तो कहा ये कि भाई उत्तर भारत के राज्यों में आबादी बढ़ी, दक्षिण भारत के राज्यों ने आबादी को रोका। देश की तरक्की में, बेहतरी में और जहां हम आज हैं, उसमें अगर उत्तर भारत से अधिक योगदान किसी हिस्से का है, तो वो दक्षिण भारत का है। लेकिन दक्षिण भारत के राज्य को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा, क्योंकि सीटों की संख्या कम हो जाएगी। दो उदाहरण मैं आपको रखता हूं। ये विपक्ष कह रहा है दो बातें, कि मोदी दरअसल 2029 का चुनाव जीतना चाहते हैं, और उत्तर भारत में सीटों की संख्या इतनी ज्यादा हो जाएगी कि इधर ही जीत करके वो बहुमत का आंकड़ा हासिल कर लेंगे। ठीक। सदन के भीतर अमित शाह ने क्या कहा, उसको सुनाने से पहले ये दक्षिण भारत का जो पेच है, उसको मैं आपको दिखाना चाहता हूं। सरकार ने ये कहा कि जितना परसेंटेज है, जितना आपका टोटल नंबर ऑफ सीट्स में आज की तारीख में अनुपात बनता है, उसके आधार पर आपकी सीटों की, बढ़ी हुई सीटों की संख्या उसी रेशियो में होगी। अब आपके सामने है, अगर उसी रेशियो को आप मेंटेन करते हैं, तो आज भी अगर हम डिलिमिटेशन कमीशन के बाद 850 अधिक से अधिक सीटों को ले लेते हैं, तो कर्नाटक के पास आज की तारीख में 28 सीटें हैं, वो 42 हो जाएंगी। और पहले उसके पास 5.15% हिस्सेदारी थी, वो हिस्सेदारी कमोबेश बनी रहेगी, 5.14%। नवीन चेंज मत करो, आप रहने दो इसको ना। आंध्र प्रदेश, उसकी हिस्सेदारी 4.60% है, वो बढ़ रही है 4.65%। तेलंगाना की 3.13% बढ़ रही है 3.18%। यानी कि अगर आप उस परसेंटेज के आधार पर भी जाते हो थोड़ा बहुत, तो आप देखते हैं कि 24% की हिस्सेदारी है, 24% हिस्सेदारी है। 129 सीटें दक्षिण भारत के राज्यों से आती हैं लोकसभा में, 195 सीटें होंगी बढ़ी हुई। जो प्रोपोर्शन है उनका टोटल नंबर सीट्स में, वो उतना ही है, यानी कि उनका वजन उतना ही है, उनका वैल्यू उतना ही है। जब यह बात उठी कि आबादी के लिहाज से, जैसे उत्तर प्रदेश है, अगर आप 50%, अमित शाह ने कहा कि सभी राज्यों की सीटों की संख्या में हम 50% का इजाफा कर दें। क्यों कर देंगे? क्योंकि आबादी बहुत बढ़ गई है। हमारा जो आधार है वो 1971 का सेंसस है, और 1971 के सेंसस के दौरान भारत में जो टोटल जनसंख्या थी वो थी 54 करोड़, आज 144 करोड़। तो एक लोकसभा सीट के भीतर 20 लाख 22 लाख लोग होते हैं, और कुछ इलाकों में पहाड़ी लोकसभा सीटों में वो 8 लाख पे है, 10 लाख पे है। तो वन वोट वन वैल्यू। तो भाई ये जो दो सांसद खड़े हैं, इन दो सांसदों में यह आता है 22-23 लाख के लोगों से चुन करके, यह आता है 8-10 लाख लोगों से चुन करके। ये क्या सेम वैल्यू है? नहीं है। तो इसलिए आप बराबर की आबादी पर बंटवारा करो। जनसंख्या के आधार पर बंटवारा होता है, तो उत्तर प्रदेश 80 से 138 चला जाएगा। अगर हम जनसंख्या में ठीक ठाक प्रोपोर्शन की जगह पर थोड़ा बहुत आगे पीछे कर लेते हैं और 50% हम इजाफा कर देते हैं, तो 120 जा रहा है, 80 से 120। इसका मतलब ये है कि कर्नाटक 20, केरल 20 से 30-31 सीटें हो जाएगा। आबादी के लिहाज से कर्नाटक, केरल को अगर हम देखें, तो 20 से 23 सीटें उसकी होती हैं। उत्तर प्रदेश 80 से 138 हो जाएगा, लेकिन केरल 20 से 23 होगा, 3 सीटें बढ़ेंगी। लेकिन सरकार क्या कह रही है? हम 50% सब जगह बढ़ाएंगे, ताकि लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हो और समानुपातिक प्रतिनिधित्व जिसको हम कहते हैं वो हो। अभी बेईमानी चल रही है। आप राइट टू इक्वलिटी की बात करते हैं, एक आदमी का एक वोट है, तो 20-25 लाख लोगों का रिप्रेजेंटेशन एक आदमी कर रहा है, 10-12 लाख लोगों का रिप्रेजेंटेशन एक आदमी कर रहा है। ये कैसे बराबर है? तो लाजमी सरकार ने क्या कहा कि हम अब भी कर देंगे। अमित शाह को अब सुनिए, और फिर अब मैं आगे जाता हूं। मुझे सुनो, बता दो इनको। अगर इस बिल का विरोध करने का कारण 50% लिखित में चाहिए, तो 1 घंटा सदन बंद कर दिए, मैं ऑफिशियल अमेंडमेंट लेकर आता हूं मान्यवर, मगर बिल पारित करने का वो वादा करते हैं। अब वेणुगोपाल जी बताए क्या बिल पारित करेंगे? अब जब हम 50% कर देते हैं, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, तो उन्होंने कहा कि हम इस 50% को डाल के ले आते हैं संशोधन के लिए, कि 50% सभी जगहों पर हम बढ़ा लेंगे। तमिलनाडु 39 सीटें हैं, 40 60, बिहार 40 है 60,
यूपी 80 है तो 120, यानी कि आपका वेटेज उतना ही है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स में आपकी हिस्सेदारी उतनी है। तो किसी भी हाल में नरेंद्र मोदी की सरकार या बीजेपी अपने गठबंधन दलों के साथ सिर्फ उत्तर भारत के राज्यों में बहुमत हासिल करके सत्ता में नहीं आ सकती है। जैसी लड़ाई उसकी आज की है, जो स्थिति आज की है, वो स्थिति आगे भी बनी रहेगी। तो यह जो लोग कहते हैं कि सरकार दरअसल आंख में धूल झोंक रही थी, ये गलत है। सरकार बस इतना ही कर रही थी कि महिलाओं की हिस्सेदारी समय से पहले 2034 के चुनाव से पहले 2029 के चुनाव में देना चाहती थी। उसके लिए उसने एक ही चीज़ कही कि आप जो नई जनसंख्या गण होगी जनगणना होगी, उस जनगणना की जगह पर 2011 की जनगणना को हम बेसिस मान लेते हैं। और अगर फर्ज़ कर लो कि आप कहते हो कि हम तो महिलाओं के हक में हैं, तो अब नई जनगणना होगी। नई जनगणना के आधार पर डिलिमिटेशन कमीशन होगा। आप कहते हैं कि उसमें ओबीसी को दो, एससी-एसटी का प्रोविज़न तो पहले से, ओबीसी को भी दो, मुस्लिम महिलाओं को भी दो। संविधान इसका प्रोविज़न नहीं करता। आप संविधान बचाओ का नारा लगाते हैं और संविधान के खिलाफ सबसे बड़ा काम आप करते हैं। संविधान कहता है ओबीसी को सीट दो लोकसभा के भीतर, मुस्लिम महिलाओं को सीट दो, महिलाओं को दो, देश की महिलाओं को दो। एससी-एसटी की बात है, अगर 40 सीटें एससी-एसटी कहीं रिजर्व्ड हैं, तो उसमें 33.3% महिलाओं का हिस्सा होगा, लेकिन बाकी सीटों में तो देश की महिलाएं आएंगी। आप दरअसल खुरपेची कर रहे हैं और जितने भी आपके समर्थक हैं, जितनी भी लोग आपकी पैरवी करते हैं, अरे! बड़ा गड़बड़ कर रही है सरकार, सरकार तो साजिश कर रही है, वो तो जीतने का षड्यंत्र कर रही है, मोदी तो 2029 में ही अपना सब कुछ कर लेना चाहते हैं, ये सब संविधान के खिलाफ है, संविधान को बचाना है, संविधान को तो मार आप रहे हैं। इस देश में महिलाओं का हिस्सा अगर समय से पहले मिलता है, तो वो आपका क्या जाता है? अगर महिलाओं के लिए आपने एक कानून बनाने में अपना सहयोग दिया है और उसी कानून के जल्दी से इम्प्लीमेंट हो जाने की एक स्थिति सरकार पैदा करना चाहती है कि भैया 2011 की जनगणना को बेसिस मान करके डिलिमिटेशन कमीशन बना करके और हम कर देते हैं और जहां तक जनसंख्या के ऊपर-नीचे होने, दक्षिण के राज्यों में सीटों के कम होने और उत्तर भारत के राज्यों में सीटों के बढ़ने की बात है, सरकार कहे कि 50% वेटेज हम सबको देते हैं। सबका 50% बढ़ा देते हैं। लफड़ा कहाँ है? लफड़ा दरअसल आपके खेल में है, ऑपोजिशन के खेल में है। जो 1976 में बंदिश लगी, वो देश की ज़रूरत थी, कि देश को आबादी कम करनी थी, उसको अपनी प्राथमिकताएँ तय करनी थी और उसको अपनी तरक्की के रास्ते पर बढ़ना था। आज हम जहाँ खड़े हैं, वहाँ नहीं होते, अगर जनसंख्या के आधार पर डिलिमिटेशन होता रहता, सीटों का बँटवारा जनसंख्या के आधार पर राज्यों के बीच में होता, तो फिर हम विस्फोट हो गया होता। वो फैसले सही थे। लेकिन अब जब टीएफआर हमारा 2 के नीचे आ गया है, अब कहा जा रहा है कि आप बच्चे पैदा करो, आबादी कोई हमारे लिए खतरा चुनौती नहीं है। इस समय महिलाओं को हिस्सा देने में क्या जाता है? सरकार ने एक मांग की, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दरअसल आपके इंटेंट पर सवाल है। एक बात आप कह सकते हैं कि यह बिल सरकार तब ला रही है, विशेष सत्र तब बुला रही है, जब कई राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में तमिलनाडु की महिलाओं का हवाला दिया, बंगाल की महिलाओं से पूछा कि आपका अधिकारी मार रही हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को बोला कि महिला विरोधी है। राजनीति में आप सत्ता को साधे रखने के लिए यह सारे बयान देते हैं, लेकिन इन बयानों का कारण क्या है? कारण है कि आप महिलाओं की हिस्सेदारी तय कर रहे हैं सत्ता के भीतर 1/3 विधानसभा में, लोकसभा में और उसके लिए एक ही आप मांग कर रहे हैं कि 2011 की जनगणना के आधार पर सीटों की संख्या तय कर दी जाए कमीशन बना करके। खुरपेची आपकी है। नहीं, ये तो इधर से उधर काट करके जीतने वाली सीटें तय कर लेंगे। अगर जीतने वाली सीटें तय कर लेते तो फिर इस बार 37 सीटें लेकर समाजवादी पार्टी कैसे आ गई उत्तर प्रदेश? नरेंद्र मोदी की सरकार या बीजेपी 240 पे क्यों टिक गई? वो तो 303 में पंद्रह थी ना पिछली बार, तो 240 पे क्यों आ गई? देश की जनता किसी की हार, किसी की जीत तय करती है। किसी के इस तरह से काट लेने से वो अजर-अमर नहीं हो जाएगा। लेकिन हाँ, महिलाओं का जो हक बनता था समय से पहले आपने उसको मारा है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
और किसी को ज़रा बहस करनी है तो संविधान के जो प्रावधान हैं, मैं तो कहता हूँ कि आर्टिकल 81, 82 उन दोनों के भीतर ही बदलाव हुए, 1976 में हुए, 2001 में हुए, उनमें ही इस बार भी बदलाव हुए हैं, जो प्रोविजंस 81, 82 हुए। आप उनमें बदलाव करने के ज़रिए सरकार के इंटेंट और विपक्ष की खुरपेंची, इन दोनों को तय कर दीजिए कि सही क्या है, गलत क्या है। राजनीति में सत्ता हासिल करने की तरकीब अपनाई जाती है, लेकिन उसके लिए षड्यंत्र किया जाए तो बात अलग है। उसके लिए एक मजबूत मुद्दा रखा जाए, साहस के साथ महिलाओं को 1/3 उनकी हिस्सेदारी तय करने के लिए आप आगे आ रहे हैं। जो 2034 के चुनाव में होगा और आप आराम से बैठे हुए हैं, 2029 में करने की गुंजाइश पैदा की जा रही है, तो आपको बेचैनी होगी। अब ये है कि कई लोगों ने कहा कि हमने तो कानून बना दिया है, 543 सीटें हैं, 543 में आप 30% दे दीजिए। कैसे? किस आधार पे? संविधान में जो बेसिस है, वो 1971 का सेंसस है, उसके आधार पे। आपने कानून में ये कह दिया कि नई जनगणना करवाई जाएगी। आप उसमें बोलिए कि आप संविधान में संशोधन कीजिए, मोदी जी, अमित शाह जी, कि इसी 543 में 1971 के सेंसस छोड़िए, 2011 का सेंसस, अब उसके आधार पर डिलिमिटेशन आएगा। पेच बहुत हैं। आपने एक चीज को इधर-उधर किया तो आपको पता है कि ये बेसिकली कैस्केडिंग इफेक्ट है। एक के बाद दूसरा। जैसे आप कहते हैं कि इसी 543 में 33% कर दीजिए। फिर बेसिस, फिर संविधान में संशोधन, जो कि आपने कहा है कि नई जनगणना हो। तो कहीं बदलाव होगा तो फिर आप कहेंगे नहीं, नहीं, आप नया क्यों नहीं करवा रहे? ये 543 में क्यों दे रहे हैं आप? आप नई जनगणना करवाइए। आपने तो पहले ही प्रोविज़न डाल रखा है। उसके बाद आप डिलिमिटेशन कमीशन में आप दरअसल टालना चाहते हैं। तो बिल्ली के डर से कबूतर आँख मूंद ले तो उसका डर चला जाएगा, ऐसा तो नहीं। तो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हम प्रयास करते रहेंगे और हम ये हिस्सेदारी तय करके रखेंगे। सरकार के पास अंकगणित नहीं था। नवीन, मैं चाहूँगा कि आप ना वो नंबर दीजिएगा। सरकार अगर इस समय लेकर के आई तो ज़ाहिर है चुनाव हैं, इस समय महिलाओं को बताना चाहती है कि विपक्ष का इंटेंट क्या है, आप समझिए। और उसके पास 2/3 बहुमत तो नहीं था। ये उम्मीद में कि 2/3 बहुमत हमको मिल जाएगा, वो संविधान संशोधन बिल लेकर के आ गए। तो 540 सीटें अभी हैं, 43 हैं कुल, लेकिन 540 कैंडिडेट हैं। 528 लोग उसमें थे सदन के भीतर, और सदन के भीतर मौजूद और वोट देने वाले लोगों का 2/3 होना चाहिए। सरकार को इस लिहाज से 352 वोट चाहिए था, सरकार को 298 मिले, 54 वोट कम मिले। तो जाहिर है कि सरकार को इस बात का अंदेशा था कि यह गिर सकता है, लेकिन वो दरअसल विपक्ष को एक्सपोज करना चाहती थी और इसमें सरकार कामयाब रही है। अगर नरेंद्र मोदी इन चुनावों के दौरान महिलाओं को अपने पक्ष में खड़ा करके चुनावी फायदा उठाना चाहते हैं, तो उसमें वो कामयाब रहे हैं। लेकिन यह जो पूरा का पूरा विधेयक रहा है संविधान संशोधन का, अगर आप यह कहें कि षड्यंत्र है, यह कहें कि ये तो 2029 को जीतने की साजिश है, नहीं। ये समय से पहले महिलाओं को हक देने का एक हौसला था, जो आप नहीं कर पाए और वो जानते थे कि आप नहीं कर पाएँगे और आप एक्सपोज़ हो जाएँगे। एक्सपोज़ होंगे तो उनको चुनावी फ़ायदा मिलेगा और ये सब हो गया। तो नरेंद्र मोदी ने एक तीर से कई निशाने साध लिए। विपक्ष को लगता है कि वो कॉलर खड़ा करके निकल गया है, दरअसल ऐसा है नहीं। और देश के भीतर अब जो माहौल तैयार होगा, उस पर आपकी भी नज़र होगी, मेरी भी रहेगी। इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, अगले वीडियो में होती मुलाकात, लेकिन इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को शेयर किया कीजिए, लाइक किया कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में दर्ज किया कीजिए। नमस्कार।